अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तारीख के वो 5 सबसे बड़े झूठ जिनको दुनिया सच मानती आ रही है। तो आइए इनका पर्दाचाक करने के लिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ताजमहल की तामीर मुकम्मल हो गई तो शाहजहां ने ये सोचकर उसके तमाम कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे कि ये लोग दोबारा ऐसी कोई इमारत तामीर ही न कर सकें। लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर झूठ और मनगढ़ंत कहानी के अलावा कुछ भी नहीं, और तारीख की किसी भी किताब या किसी भी हवाले से ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, सोचने की बात है कि ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत तामीर करने से रोकने के लिए तो बादशाह सलामत का एक हुक्म ही काफी था, उन्हें भला कारीगरों के हाथ कटवाने की क्या जरूरत थी। और ये बात अगर सच भी होती तो फिर तारीख ये तो बताती कि वो सैकड़ों हजारों कारीगर जिनके हाथ कटवा दिए गए थे वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ था और उन्होंने बकिया जिंदगी इस माजूरी की हालत में किस तरह गुजारी थी। सच ना सही किसी झूठी कहानी या फसाने में तो उनका जिक्र कहीं मिलता। फिर ये मफरूजा भी गढ़ा गया कि चूंकि बादशाह ने उन्हें कोई दूसरी इमारत तामीर करने से रोक दिया था, इसलिए इसका मतलब ये लिया गया कि बादशाह ने तो कारीगरों के हाथ बांध दिए, जिन्हें फिर दूसरे लफ्जों में ये कह दिया गया कि उनके हाथ काट दिए गए। इस तरह ये हाथ कटने वाली बात मशहूर और ज़बान ज़दे आम हो गई। लेकिन ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जब ऐसा कोई हुक्म ही नहीं दिया गया तो ऐसे मफरूजों की फिर क्या वक़्त। दोस्तों, हकीकत में ये झूठ फैलाने में मुकम्मल तौर पर हिंदू इंतहा पसंदों का हाथ है, जो अपने मुतअस्सिब हुक्मरानों की आशीर्वाद से न सिर्फ मुगलिया दौर बल्कि हिंदुस्तान के दीगर तमाम मुसलमान बादशाहों के मुतल्लिक भी इसी तरह के घटिया इल्जामात और झूठी कहानियां एक अरसा से घटते चले आ रहे हैं। फिल वक्त ये मोर्चा ताजमहल के गाइडों ने भी संभाल रखा है, जो सियाहों को सैर करवाते करवाते हाथ कटवाने जैसी कहानियां सुनाने लग जाते हैं ताकि सियाहों की दिलचस्पी बढ़े और वो उन्हें ज्यादा मुआवजा अदा कर सकें। लेकिन हम आपको बताते चलें कि सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल तामीर करने वाले तमाम आर्किटेक्टों, कारीगरों और मजदूरों को न सिर्फ बेशबहा इनामों कराम से नवाजा था, बल्कि उनके लिए आगरा में ही ताजगंज के नाम से एक बस्ती बसाई, जहां इन सब को आबाद किया गया। आगरा में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी हाईवे के करीब ये बस्ती अब भी उसी तरह मौजूद है। नंबर 2। कहा जाता है कि टाइटैनिक जब अपने सफर पर रवाना होने लगा तो उसके मालिक जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़ा बोल बोला था कि माज़ अल्लाह इस जहाज को खुदा भी नहीं डबो सकता। और कई जगहों पर यह दावा टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ की तरफ भी मंसूब किया जाता है कि ये तकब्बुराना बात जहाज के कप्तान ने की थी। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ और हवाई छोड़ने के मुतरादिफ है। जहाज के बच जाने वाले मुसाफिर और रवानगी के वक्त बंदरगाह पर मौजूद अमले के किसी भी फर्द ने इस बात की तस्दीक नहीं की। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि न सिर्फ टाइटैनिक बल्कि इस तरह के तमाम बड़े जहाज डिजाइन करने और बनाने वाले इंजीनियर्स ये दावा जरूर करते हैं कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन वो ये गारंटी सिर्फ समंदर में आने वाली तूफानी हवाओं और उनके नतीजे में उठने वाली तेज मौजों के बारे में देते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ये मौजें और शदीद लहरें जहाज को डबो नहीं सकती। वो किसी आइसबर्ग, किसी जजीरे या किसी दूसरे जहाज से टकराकर महफूज रहने का दावा हरगिज नहीं करते। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के इन दावों का रुख टाइटैनिक के मालिक की तरफ मोड़ना और उसे खुदाई दावों का रंग देना झूठ, मनगढ़ंत कहानी और बददयानती के अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा इस झूठ को बेनकाब करने के लिए ये बात भी काफी है कि जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक के कप्तान को रवानगी से कबल रास्ते में आइसबर्ग आने और उस इलाके में रफ्तार आहिस्ता रखने की तनबीह की थी। अगर वो किसी खुदाई दावे पर कायम रहते तो इन एहतियाती तदाबीर का हरगिज न कहते। हकीकत में कप्तान से रास्ते के तयन में मामूली सी गलती ही इस बड़े हादसे का मूजब बनी, और जब पता चला तो पहाड़ कामत आइसबर्ग सामने थे। लेकिन अफसोस कि तब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, टाइटैनिक तो डूब गया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ बदखाओं के इन झूठे इल्जामात ने जेपी मॉर्गन और स्मिथ की साख और इमेज को भी डबो दिया। नंबर 3। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा झूठ है
کہ امریکہ کو 1492 میں اٹلی کے سیاح کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا۔ یہ جھوٹ نہ صرف تاریخ کی بہت سی کتابوں میں لکھا گیا ہے بلکہ بڑی بے شرمی کے ساتھ پوری دنیا کے سلیبس میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدیم اسلامی کتب جو کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ پہنچنے سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئیں، ان میں ایسے افراد کا احوال موجود ہے جو اٹلانٹک اوشن پار کر کے بر اعظم امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، ان میں سب سے مستند حوالہ کرتبہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان سیاح خشخاش ابن سعید ابن اسود کا ہے، جو 8ویں صدی عیسوی میں خلیفہ عبد الرحمن سوم کے دور میں کئی دن اور راتوں کا سفر کر کے امریکہ پہنچا، اور یہ واقعہ کرسٹوفر کولمبس سے 600 سال پہلے کا ہے، جسے مشہور مسلمان تاریخ دان المسعودی نے اپنی شورۂ آفاق کتاب تاریخ المسعودی میں بھی بیان کیا ہے۔ مشہور مورخ ڈاکٹر یوسف مرو کے مطابق کولمبس سے 200 سال پہلے افریقی ملک مالی سے بھی ہزاروں مسلمان تاجر اور سیاح اٹلانٹک پار کر کے بر اعظم امریکہ کے مختلف علاقوں میں پہنچے، جن میں سے کچھ واپس چلے گئے جبکہ کچھ وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ 12ویں صدی عیسوی میں سائبیریا کے علاقوں کے بھی کچھ مسلمان تاجر پیسیفک اوشن کی طرف سے امریکہ پہنچنے میں کامیاب رہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا ثبوت تو کولمبس کی اپنی دستاویزات سے بھی ملتا ہے، جن میں اس نے کیوبا کی ایک پہاڑی پر مسجد کی موجودگی کا تذکرہ کیا ہے۔ دوستو، ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات مکمل طور پر واضح اور عیاں ہے کہ امریکہ کولمبس نے نہیں، مسلمانوں نے دریافت کیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بھی ایک بار لاطینی امریکہ کے مسلمان رہنماؤں کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برملا کہا کہ آپ لوگ کولمبس کو تاریخ سے نکال دیں، امریکہ مسلمان تاجروں اور سیاحوں نے دریافت کیا تھا۔ نمبر 4، یہ جھوٹ ٹروجن وار کے مشہور زمانہ لکڑی کے گھوڑے کے متعلق ہے۔ ٹروجن وار، جو کہ گریکس یعنی یونانیوں اور سٹی آف ٹرائی کے درمیان 12ویں اور 13ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں لڑی گئی، اس میں یونانی ٹرائی شہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے ٹرائی فتح کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ پہ در پہ ناکام حملوں کے بعد پھر ہوا یوں کہ یونانیوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے ایک بہت بڑے سائز کا لکڑی کا ایک گھوڑا تیار کروایا جو کہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ انہوں نے گھوڑے کے جسم پر ایک خفیہ دروازہ نصب کیا جو صرف اندر سے کھل سکتا تھا۔ اس گھوڑے کے اندر یونانیوں نے اپنے 30 سے 40 ماہر اور بہادر فوجی جنگجو پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ داخل کیے اور گھوڑا لے کر ٹرائی کے محل کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ گھوڑا راجا کے لیے صلح کے تحفے کے طور پر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محل کے سپاہیوں نے یہ پیغام اندر راجا تک پہنچایا تو اس نے فخر اور خوشی کے ساتھ وہ تحفہ یعنی گھوڑا قبول کرنے کی اجازت دے دی۔ سپاہیوں نے محل کا دروازہ کھولا اور گھوڑا اندر لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر فتح کا جشن منایا جانے لگا، اور دربان اور سپاہی جب شراب کے جام لڑکانے لگے تو اسی وقت گھوڑے کے اندر سے یونانی فوجیوں نے باہر نکل کر ان پر بھرپور حملہ کیا اور ساتھ ہی محل کا دروازہ بھی کھول دیا، جس کی وجہ سے باہر ٹرائی میں موجود یونانی لشکر محل کے اندر داخل ہو گیا اور آسانی کے ساتھ محل پر قبضہ کر کے انہوں نے اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ دوستو، یہ واقعہ مکمل طور پر جھوٹ ہے جو کہ بہت سی تاریخی کتب کی زینت بنا، جس کی وجہ سے دنیا آج تک اسے سچ مانتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن زمانہ قدیم کے نامور مورخین کی کچھ کتابوں کو جب کھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لکڑی کے گھوڑے والا فسانہ بالکل جھوٹا ہے۔ نہ کوئی ایسا گھوڑا بنایا گیا اور نہ ہی اس بھونڈے طریقے سے ٹرائی کے محل پر قبضہ کرنے کا کوئی واقعہ کسی ایسی پرانی کتاب میں کہیں درج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یونانیوں نے آخر کار بہت زیادہ کمک اور مضبوط حکمت عملی کے ساتھ ایک بھرپور حملہ کر کے ٹرائی کو فتح کر لیا تھا، اور اس کی فوج کو تحقیق کرنے کے بعد یونانی فوج نے ٹرائی شہر کو مکمل تباہ کر دیا۔ واضح رہے کہ ٹرائی شہر کے آثار یا باقیات اس وقت ہسارلک کے نام سے ترکی میں موجود ہیں۔ نمبر 5، دوستو، جب یہ کہا جائے کہ انسان چاند پر نہیں پہنچا اور امریکہ نے جھوٹ بولا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسا کہنے والا خود جھوٹ بول رہا ہے۔
20 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 मिशन चांद की सतह पर उतरा और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो एक ऐसी तारीख रकम हो गई जिस पर पूरी दुनिया हैरान और शशदर होकर रह गई। बिलाशुबा इंसान ने तारीख का ये सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ पर काबिल अफसोस बात यह है कि निस्फ सदी से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद दुनिया भर के नाकदीन इस वाक़या को सच नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं ये सब झूठ है और अमेरिका की तरफ से दिखावा था। ना अपोलो 11 चांद पर पहुंचा और ना ही किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। ये सारा ड्रामा उन्होंने जमीन पर ही फिल्माया और पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल दिया। वो साथ ये भी कहते हैं कि ये दूर दराज का कोई बर्फानी इलाका है जिसे उन्होंने चांद डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर ये लोग मफरूज़ों पर मबनी कुछ दलीलें भी पेश करते हैं जिनकी बुनियाद पर दुनिया के बहुत से लोग इनकी बातों को सच मानने लग जाते हैं। वो दलीलें और उनके तसल्ली बख्श जवाबात हम दोनों आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नंबर 1, चांद पर ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं, फिर वीडियो में अमेरिका का झंडा कैसे लहरा रहा था? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इस अमेरिकी परचम को चांद की सतह पर लगाने के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया था। इस झंडे में सीधी यानी वर्टिकल स्टिक के साथ साथ इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी मुंसलिक किया हुआ था ताकि उसकी मदद से झंडा बिल्कुल फ्लैट रुका रहे और नीचे को स्टिक के साथ ना गिरे। इसी वजह से इन लोगों ने ये वावेला मचाया कि ये झंडा तो लहरा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि ये सिर्फ उसी वक्त ही महज थोड़ी देर के लिए हिलता हुआ या लहराता हुआ नजर आता है जब तक उसे हाथ से पकड़कर हिलाया जाता रहा। बगौर देखा जा सकता है कि हाथ छोड़ते ही झंडा बिल्कुल साकत हो जाता है। नंबर 2, चांद पर बैक साइड पर जो स्याह आसमान नजर आ रहा है उस पर सितारे क्यों नजर नहीं आ रहे? जवाब, वो इसलिए नजर नहीं आ रहे कि तब दिन का वक्त था और सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर से चांद पर पड़ रही थी, इसलिए इस कदर ज्यादा रोशनी की मौजूदगी की वजह से छोटे छोटे सितारों का रोशन नजर आना मुमकिन ही नहीं था। नंबर 3, बस ऑल्ड्रिन का जो फोटो नील आर्मस्ट्रांग ने लिया उसमें बस के हेलमेट के शीशे में नील आर्मस्ट्रांग तो नजर आ रहा है लेकिन उसके हाथ में कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा। फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? जवाब, कैमरा नील के हाथों में नहीं बल्कि उसके खलाई सूट में फिक्स था। नंबर 4, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतर रहा था तो उसकी तस्वीर किसने ली? कैमरा किसके पास था? जवाब, मुख्तलिफ जावियों से कुछ कैमरे उनकी वो चांद गाड़ी लूनर जिसका नाम ईगल रखा गया था उस पर फिक्स किया हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग के उतरने की तस्वीरें उन कैमरों की हैं और सामने से गाड़ी से उतरते हुए नजर आने वाली तस्वीर बस ऑल्ड्रिन की है जो नील आर्मस्ट्रांग ने अपने कैमरे से बनाई जो पहले ही चांद पर उतर चुके थे। नंबर 5, 50 साल गुजर जाने के बाद अमेरिका ने दोबारा चांद पर किसी को क्यों ना भेजा? जवाब, दोस्तों, हकीकत में अपोलो प्रोग्राम अमेरिका की तारीख का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। इस पर काम करने वाले साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और दीगर लेबर्स की कुल तादाद 4 लाख तक जा पहुंची थी और तब इस मिशन पर जो टोटल लागत आई थी वो $24 बिलियन थी। अपोलो मिशन की कामयाबी के बाद अमेरिका ने वियतनाम जंग और दीगर अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज की और अपने वसाइल, मुल्क की तरक्की और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने पर सर्फ किए। लेकिन अब नासा ने ऐलान किया है कि 2025-26 तक दोबारा भी चांद पर मिशन भेजा जाएगा और इस बार दुनिया की पहली खातून चांद पर कदम रखेगी। नंबर 6, सोवियत यूनियन यानी रूस, जो कि खला में सबसे पहले रॉकेट और अपने खलाबाज भेजकर अमेरिका पर सबकत हासिल कर चुका था, इसलिए ये स्पेस रेस जीतने और रूस पर अपनी धाक बिठाने के लिए अमेरिका ने ये सारा ड्रामा किया। इसलिए रूस ने आज तक इस बात को तस्लीम ही नहीं किया कि अमेरिकी खलाबाज चांद पर पहुंच पाए हैं। जवाब, दोस्तों, रूस इस बात को एक नहीं कई बार एक्नॉलेज कर चुका है। द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक रूस मुतअद्दिद बार अपोलो 11 के इस कामयाब मार्के को एक रोशन हकीकत के तौर पर तस्लीम कर चुका है। ऐसा नहीं है कि रूस ने इस बात को अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं
کہ امریکہ، ناسا اور خلابازوں کے اتنے بڑے کارنامے کو جھوٹ کہہ کر پھیلانا بھی بددیانتی اور اس صدی کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتے رہیں۔